नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का। उससे पहले लेकिन बात कर लेते हैं उज्जैन की बड़ी खबर है। यात्री ट्रेन में आग लगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई थी। एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। 4 दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। हादसे की वजहों की लेकिन लगातार जांच की जा रही है। तस्वीरें देखिए, उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। यात्री ट्रेन, इस दौरान इसमें भीषण आग लगी। रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी हुई थी। प्राथमिक तौर पर यही आशंका कि शॉर्ट सर्किट हुआ ट्रेन में। और देखिए, आग की लपटें पूरी बोगी को घेरी हुई। हालांकि हादसे की वजह की जांच भी की जा रही है। कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई और वजह रही, इस पर जांच लगातार जारी। लेकिन मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग लगने की सूचना पे फायर ब्रिगेड बुला के बुझवाया गया है। उसकी आग बुझा रहे हैं। और जहां तक जानकारी, जो वीडियोस मिले हैं उसके हिसाब से सारे गेट खिड़की दरवाजे बंद हैं। 6 गेट बंद हैं, सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं। अब अग्रिम जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि ये घटना कैसे घटी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से उज्जैन में यात्री ट्रेन में भीषण आग लग गई। रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी हुई थी। उस समय एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, कैसे हुआ पूरा हादसा? इसकी तो जांच जरूर की जा रही है, लेकिन जिस वक्त इस ट्रेन में आग लगी, क्या उस दौरान कोई इस ट्रेन में सवार था? बिल्कुल। हालांकि ये जो हादसा हुआ काफी भीषण हादसा है, क्योंकि अचानक प्लेटफॉर्म पे खड़ी जो बोगी है उसमें आग लग गई। और जब लोगों को जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दी, उसके बाद मौके पर दमकल कर्मी भी पहुंचे और आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया गया। तकरीबन 4 जो दमकल की गाड़ियां हैं मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। मगर प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि आग लगने की जो वजह है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही, क्योंकि जो है बोगी की जो गेट है बंद है और अचानक उसमें आग लगी है। अगर कोई असामाजिक तत्व भी होगा तो सीसीटीवी कैमरे की तलाश की जा रही है, ताकि पता चल सके कि आखिरकार जो खड़ी ट्रेन थी उसमें डब्बे में आग कैसे लगी है। हालांकि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया, क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री वहां पर उस समय मौजूद थे। निश्चित तौर पर। और तस्वीर हम देख रहे हैं कितनी भीषण ये आग थी। साथ ही ये भी जानकारी चाहेंगे, जिस वक्त यहाँ पर आग लगी क्या प्लेटफॉर्म पर कोई मौजूद था, या कैसे इस आग की सूचना दमकल तक पहुंचाई गई? मौके पर कोई ना कोई तो मौजूद होगा। बिल्कुल, आग की सूचना लोगों ने वहां पर डब्बे से लपटें निकलती देखी तो उन्होंने सूचना दी आरपीएफ की टीम को। उसके बाद दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, मगर तब तक काफी आग की जो है लपटें बढ़ चुकी थी और जो बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि दूसरे डब्बों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और आसपास के जो प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े थे उनका सामान था, उन्हें शिफ्ट किया गया। मगर एक बड़ा हादसा टल गया। फिर भी ये रेलवे प्लेटफॉर्म की बड़ी लापरवाही है कि बोगी जलकर पूरी तरह से खाक हो जाती है और उन्हें पता तक नहीं चल पाता है। निश्चित तौर पर जितेंद्र, सवाल ये भी कि इस तरह से ट्रेन में आग लग जाती है, आपातकालीन स्थिति के लिए क्या कुछ संसाधन रेलवे के पास मौजूद होते हैं? क्योंकि अब दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाना पड़ा। इस दौरान जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि तब तक आग फैल चुकी थी। बिल्कुल, ये रेलवे प्लेटफॉर्म उज्जैन का जो एक बड़ा लापरवाही वाला मामला है, क्योंकि कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन खड़ी है तो उसके आसपास कौन असामाजिक तत्व चले गए, क्या किसी ने खिड़की से कुछ ज्वलनशील पदार्थ या फिर आग की चिंगारी अंदर गाड़ी में फेंकी, क्योंकि अचानक खड़ी गाड़ी में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि जांच का विषय है कि आग किन कारणों से लगी, मगर सबसे बड़ी लापरवाही है कि खड़ी ट्रेन के डब्बे में आग लग जाती है और सामान जो ट्रेन में रखा रहता है वो पूरा जलकर खाक हो जाता है। बोगी पूरी तरह से जल जाती है। बड़ा हादसा टल जाता है, क्योंकि यात्री बड़ी संख्या में महाकालेश्वर के लिए पहुंचते हैं, उज्जैन के दर्शन करने पहुंचते हैं, मगर भीषण हादसा नहीं हो पाया। बड़ी ये तत्परता रही कि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। 4 गाड़ियों ने आग को पर काबू पाया, मगर कह सकते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगे जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है कि उन्होंने इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस तरह से इस खड़ी बोगी में आग लगी और पूरी बोगी जलकर राख हो चुकी है। अंदर जो सामान मौजूद था वो भी राख हो चुका है। लेकिन बड़ी बात ये कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मौके पर 4 दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर है। मछुआरा सम्मेलन का आज आयोजन किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा जा रहा है। मंत्री रविन्द्र चौबे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मछुआ सहकारी समितियां इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। रायपुर से बड़ी खबर, मछुआरा सम्मेलन का आज विशेष आयोजन। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन। मंत्री रविंद्र चौबे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मछुआ सहकारी समितियां इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो मछुआरा सम्मेलन का आयोजन आज राजधानी रायपुर में। सीएम भूपेश बघेल इस दौरान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो मंत्री रविंद्र चौबे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मछुआ सहकारी समितियां शिरकत करेंगी और सीएम भूपेश बघेल की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में रहेगी। साथ ही साथ तमाम जो मछुआ सहकारी समितियों के सदस्य हैं वो भी इस खास आयोजन में शिरकत करने पहुंचेंगे। तो रायपुर से जानकारी, मछुआरा सम्मेलन का आज खास आयोजन रखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन बीते साल भी आयोजन हुआ था और बड़ी संख्या में मछुआ सहकारी समितियों के सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और आज भी इस खास आयोजन में सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे होंगे। मछुआ सहकारी समितियां भी शिरकत करेंगी। सहयोगी देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, मछुआरों के लिए खास आयोजन आज क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम के तहत? जी, मुख्यमंत्री आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं और विश्व मत्स्यिकी दिवस आज है। मछुआरा सम्मेलन का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है, जिसमें केवट समाज के और निषाद समाज के जितने भी लोग हैं वो आज राजधानी रायपुर में पहुंचेंगे। और बताया ये जा रहा है कि प्रदेश भर से जो भी निषाद समाज के लोग हैं वो रायपुर में पहुंच रहे हैं और यहाँ के दीनदयाल ऑडिटोरियम स्टेडियम में मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई अन्य कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है उस पे उसका आज इसकी शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री। और इसके साथ ही साथ बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में भारत जोड़ो संकल्प का भी है, युवा संकल्प कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आज राजधानी रायपुर में ही बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शरीक होने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विश्व मत्स्यिकी दिवस के दिन जो मछुआरा सम्मेलन आयोजित हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और जो प्रदेश के मछुआरे हैं, निषाद समाज के लोग हैं, उनको संबोधित करेंगे। जी, निश्चित तौर पर खास आयोजन राजधानी रायपुर में। शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, मनेंद्रगढ़ की बात करेंगे। अवैध रेत खनन को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। बीजेपी नेताओं के साथ ग्रामीणों ने नदी में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। रेत खनन को बंद करने की मांग की। भरतपुर के हरचोका इलाके में मवई नदी से लगातार रेत का खनन हो रहा है। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर पोकलेन मशीन से रेत निकाली जा रही है। संरक्षित रामवन गमन क्षेत्र में खनन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर में भंडारण कर उत्तर प्रदेश रेत भेजी जा रही है। और कोरबा में ग्रामीणों ने एससीसीएल की गेवरा खदान को बंद करा दिया है। ग्रामीणों ने नौकरी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण गेवरा प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के बाद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। ग्रामीण भिलाई बाजार ग्राम का अधिग्रहण, नौकरी के साथ साथ गाँव के किनारे ब्लास्टिंग बंद कराने की मांग कर रहे हैं। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन खत्म किया। ठीक है। और इधर भिलाई की युवती की बिलासपुर में हुई हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। दुकानदार ने पैसों के लेन देन के चलते युवती की हत्या कर दी थी। मामला शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ था। पढ़ाई के लिए बिलासपुर गई प्रियंका के परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी और वो ट्यूशन कर अपना खर्च चला रही थी, तो कभी कुछ पैसे शेयर मार्केट में भी लगाती थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही प्रियंका कोचिंग जाते समय अपनी गाड़ी दयालबंद इलाके में संचालित सिटी फार्मेसी के सामने पार्क करती थी। यहीं उसकी मुलाकात दुकान संचालक आशीष साहू से होती है, जो उसे शेयर में पैसा लगाने की सलाह देता है। बस यहीं से युवती शेयर में पैसा लगाना शुरू करती है और शुरुआत में अच्छा फायदा होने से दुकान संचालक और युवती के बीच एक सौदा तय होता है।
जिसमें उसे दुकान संचालक के द्वारा 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, जिसमें करीब 3.5 लाख रुपए का फायदा होने पर उस रकम को आधा आधा बांट लेने का समझौता होता है। लेकिन शेयर में घाटा लग जाने की वजह से दोनों के बीच अनबन शुरू हुई। युवती के द्वारा इतनी बड़ी रकम अपने परिवार, अपने एक मित्र के अलावा कुछ सहेलियों से जुटाई गई होती है, जिस वजह से सभी का दबाव उस पर लगातार बना हुआ था और बार बार अपने पैसों की मांग पर दुकान संचालक मेडिकल स्टोर में ही उसकी हत्या कर देता है। वगैरह खंगाले गए फुटेज वगैरह से पता चला कि 15 तारीख को प्रियंका सिंह सिटी फार्मेसी दयालबंद में उनकी दुकान पर गई थी और कुछ देर तक बैठी रहीं और एक बार फिर निकली, फिर गई, फिर निकली, फिर गई, उसके बाद दोबारा नहीं निकली। तो थोड़ा सा संदेह उसी समय सिटी फार्मेसी वाले पर हुआ था, किंतु परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि वो किसी लड़के के साथ बैठ के मोटरसाइकिल में जाती हुई दिख रही हैं करके, तो थोड़ा सा उसमें गुमराह हुए। बाकी उस लिंक को छोड़ के फिर पुनः वापस सिटी फार्मेसी वाले आशीष साहू से पूछताछ किए, जिसके खाते के संबंध में जानकारी मिलने पर कि उसका और प्रियंका सिंह का ट्रांजैक्शन करीब 19 लाख रुपए दिख रहा था, जो अप्रैल 2022 से अब तक का था। तो उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि प्रियंका सिंह शेयर मार्केट में पैसा लगाया करती थी और करीब 4-5 लाख रुपए उनको लाभ भी हुआ था, किंतु अभी वर्तमान में दिवाली के समय करीब 11 लाख रुपए का उनको जो उनके पैसे थे शेयर मार्केट में डूब गए थे, जिसको प्रियंका सिंह आशीष साहू से मांग रही थी, जो आशीष साहू न देना पड़े करके गला दबाकर उनकी दुकान में हत्या कर दिया था। और रायपुर के नामी VW कैनियन होटल में पुलिस ने दबिश देकर 3 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पर देह व्यापार में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तार युवतियों में 2 पंजाब की तो एक रशिया की रहने वाली है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को एक होटल में दबिश दी गई और उसके बाद 9 युवतियों के साथ 2 दलालों को यहां से गिरफ्तार किया गया। पीटा के तहत एक कार्रवाई कल तेलीबांधा थाना क्षेत्र में की गई है। एक पीटा एक्ट से संबंधित एक ब्रोकर है दलाल धर्म इलियास राहुल, उसने कुछ लड़कियों को बुलाया था, तो उसकी सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रेड करी गई और जो 3 लड़कियां जो इसमें इस रैकेट में पकड़ में आई थी, उनमें से एक रसियन थी और 2 लड़कियां पंजाब साइड के रहने वाली थी। उन लोगों का बयान वगैरह लिया गया है और उनसे कुछ और डिटेल्स भी लिया गया है। जो ब्रोकर है धर्म, वह भी फरार है, उसके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पूर्व में भी एक प्रकरण में सेम ब्रोकर को पुलिस ने। और इधर राजधानी में अब तक प्रदेश के सबसे बड़े ट्रक चोरी से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में 6 अंतर्राज्यीय आरोपियों ने 200 से ज्यादा ट्रकों की हेराफेरी की। इस तरह से आरोपियों ने 5 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। जांच में पता चला है कि यूपी के एक गैंग द्वारा ट्रकों की चोरी कर उनका चेचिस नंबर के साथ छेड़छाड़ कर बेचा जा रहा था। कुछ व्यापारियों से लीज पर भी ट्रक लिया करते थे और इसी प्रकार से कई लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। यूं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान की बंपर पैदावार होती है, लेकिन प्रदेश सरकार किसानों को धान के अलावा अन्य फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार ने रागी, कुटकी और कोदो की खेती करने वालों को किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की अंशदान की भी घोषणा की है, जिससे किसानों का रुझान अन्य फसलों की ओर बढ़ रहा है। किसानों की माने तो रागी, कुटकी और कोदो की खेती करने से ज्यादा फायदा होता है। मार्केट में रागी करीब 45 रुपए किलो की कीमत से बिकता है, जबकि धान की फसल में लागत ज्यादा, मुनाफा कम होता है। कृषि वैज्ञानिक की माने तो सरकार ने कुटकी और कोदो के लिए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल और रागी के लिए 4500 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय की है। शुगर फ्री होने की वजह से मार्केट में इसकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इन साल मेझरी बोलते हैं लोग यहाँ, उसको बहुत लगाए हैं। आलू नुकसान होने लगा तो आलू को छोड़ दिए, कम लगाए हैं, लेकिन मेझरी वाला बहुत लगा है लोग। ये कोदो कुटकी जो मेझरी है ना, जो हमारे साइड में दिख रहा है, जो लगा है, इसमें किसान को लागत कम है और पैदावार अच्छा हो रहा है, रेट इसका अच्छा मिल रहा है और किसान इसलिए कोदो कुटकी की ओर, मेझरी की ओर जा रहा है। रागी, कुटकी जो कोदो जो है, ये अब इसको अमीरों का खाना कहा जाता है। पहले हम इसको गरीब की श्रेणी में रखते थे, अब ये अमीरों इसको खाते हैं और इसके और ये काफ़ी महंगे बिकते हैं। अगर हम रागी की बात करें तो रागी का हमारा जो है इसका बिस्किट बन रहा है, रागी का आटा बन रहा है, रागी का माल्ट बन रहा है, रागी से मिला के मल्टीग्रेन बना रहे हैं, तो ये बहुत महंगा बिक रहा है।
और हम कोदो की बात करें तो लगभग अभी कई बार हम देखते हैं मेला वगैरह में तो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये बिक्री हो रही है। देखेंगे तो इसमें न्यूट्रिटिव जो चीज़ होती है, इसमें विटामिन्स हो गया या इसमें कुछ मिनरल्स हो गए, ये सब चीज़ें इसे बहुत मात्रा में पाई जाती है। साथ ही जो कई बार हम देखते हैं कि मधुमेह की बहुत चल रही बीमारी, सभी को, हर दूसरे आदमी को हम सुनते हैं कि डायबिटीज़ है, तो उनके लिए भी काफ़ी मदद होती है कोदो का चावल। और अब बात करेंगे पर्वतारोही चमनलाल कोसे की। दुर्ग जिले के चमनलाल ने पर्वतारोहण में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में स्थित 17,353 फीट की ऊंचाई वाले माउंट फ्रेंडशिप पीक पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक का झंडा फहरा है। न्यूज 18 से चर्चा में उन्होंने बताया कि कैसे कठिन चढ़ाई पर उन्होंने विजय हासिल की। छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में नित नए आयाम लिख रहा है। पाटन का चमनलाल कोसे है जिसने पर्वतारोहण किया है। खास तौर पर जब सर्दी के सीजन में पर्वतारोहण करना बहुत कठिन और जोखिम का काम होता है। बताइए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कहाँ आपने चढ़ाई की? जी, पर्वतारोहण के क्षेत्र में मैं अपना प्रेरणादायक या इंस्पिरेशन मॉडल मानता हूँ छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही, एवरेस्ट पर्वतारोही राहुल गुप्ता जी को, जो आज माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि पर्वतारोहण को प्रोफेशनली रूप से और अच्छे से किस तरीके से अपने करियर के तौर पे उसको चूज़ किया जा सकता है। उसको आपका जो बैकग्राउंड है बहुत कमज़ोर वर्ग के आते हैं, पिताजी क्या करते हैं? हमारा पूरा पारिवारिक, हमारी कृषि है, पारिवारिक हमारा जो बोलना चाहिए व्यवसाय कृषि है सर। मेरे पिताजी किसान है, माताजी किसान है जी। कितने फीट की चढ़ाई आप किए हैं और कितना कठिन होता है शरद ऋतु में ये? हमने जो पहाड़ की चढ़ाई की है उसकी ऊंचाई है 17,353 फीट। और खासकर अभी शरद ऋतु के मौसम, विंटर के सीजन में पहाड़ में चढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेदर कभी भी बदलते रहते हैं। अचानक से हिमस्खलन, जो इसको हम एवलांच बोलते हैं, वो हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए, आपने तो कभी उतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ी नहीं है, ऑक्सीजन की भी दिक्कतें होती होंगी, कैसे उसको मेंटेन किए, किस तरह से यहाँ अभ्यास करते थे आप? असल में सर मैंने उतनी ऊंची चढ़ाई ज़रूर पहले नहीं की है, लेकिन मैंने जैसे यहाँ से काम सीखा। मैंने जैसे उत्तराखंड में काम सीखा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग एडवेंचर्स कंपनी जैसे छत्तीसगढ़ एडवेंचर क्लब, उनसे काम सीखा है मैंने। तो उन सब से मुझे पता चला है कि पहाड़ों में किस तरीके से रहा जाता है, वहाँ अपने खान पान, अपने आप को किस तरीके से आपको ढालना रहता है शरीर को। ये हैं युवा खिलाड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्वतारोहण में एक नया नाम है, एक नया रिकॉर्ड कहा जा सकता है कि सर्दी के इस मौसम में जब लोग के हाड़ कांप जाते हैं, ठिठुरते हैं, तब इन्होंने 17,000 से अधिक फीट की चढ़ाई है वो की और ट्रैकिंग करते हुए वहां तक पहुंचे, अपनी जान जोखिम में डाला। लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों के लिए ये आज प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और मुंगेली पुलिस के आदिवासी बच्ची वंदना मरावी को एक दिन के लिए एसपी बनाए जाने की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। मुंगेली पुलिस और एसपी चंद्रमोहन सिंह के इस कार्य की सराहना यूनिसेफ इंडिया ने भी की है। चिल्ड्रंस डे पर मुंगेली पुलिस की प्रशंसा करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत मुंगेली पुलिस ने जो महिलाओं और बालिकाओं को कानून और अधिकारों की जागरूकता के लिए जो पहल की है वो प्रशंसनीय है। इतना ही नहीं, प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी मुंगेली एसपी चंद्रमोहन सिंह की तारीफ में ट्वीट किया है। मुंगेली पुलिस ने एसपी के साथ साथ सभी थानों का कार्यभार एक दिन के लिए बच्चियों को सौंपा था। मनाने के लिए 14 से लेके 20 तक हम ये बाल सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं जिसका 14 से उद्घाटन किया गया था। तो बच्चों को थाना भ्रमण करा रहे हैं, उनको पुलिस की कार्य प्रणाली से अवगत करा रहे हैं, उनको बाकी कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके उनको गुड टच, बैड टच, प्लस जो बच्चों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनकी जानकारी। और अब जशपुर से बड़ी खबर, बैंक कर्मियों की गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नेशनल हाईवे 43 में पेड़ से ये गाड़ी टकराई, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जशपुर स्टेट बैंक के मैनेजर और कैशियर की मौत हो चुकी है। जशपुर से कुनकुरी की ओर बैंक कर्मी जा रहे थे। दुलदुला थाने के चरई डांट की एक घटना।